बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मंगोलिया से उठने वाले चंगेज खान ने पूरी दुनिया पर अपनी दहशत बिठाई। मंगोल कौम के उस फरमारवा और उसकी नस्ल ने मुसलमानों को इस बेदर्दी से कत्ल किया कि आज भी इस तारीख का जिक्र करते हुए आंखें नम हो जाती हैं। इस वैशी कौम की कत्लो गारत 40 साल तक जारी रही और उन्हें किसी भी मार्के में शिकस्त नहीं हुई। उन्होंने बगदाद को तहत किया और तमाम मुस्लिम खिलाफत को मलिया मेट करके रख दिया। ऐसे में मिस्र के ममलूक हुक्मरानों के एक सिपा सालार ने सिर्फ 20,000 के लश्कर के साथ मंगोलों को पहली शिकस्त दी, जिसके बाद उनकी हवा उखड़ गई और मुसलमानों ने अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर लिया। मंगोलों की इस पहली शिकस्त को मारकाए ऐन जालूत के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने मंगू खान के गवर्नर की हैसियत से बगदाद पर हमला करके खिलाफत अब्बासिया का खात्मा कर दिया। बगदाद के साथ साथ मूसल, हलब और दमिश्क भी हलाकू खान के हाथों फतह हो गए। उसने इराक और शाम के अक्सर शहरों को बगदाद जैसी कत्लो गारतगरी का निशाना बनाया। इस तरह तातारी यलगार वस्ती एशिया से निकलकर ईरान, अफगानिस्तान, चीन, रूस और हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों, मशरकी यूरोप, शाम, फलस्तीन और इराक को निगल कर मिस्र के दरवाजे तक पहुँच गई। उस वक्त हलाकू खान के हमरा 3 लाख का लश्कर था। अगर वो मिस्र को भी फतह कर लेता तो उसे हिजाज मुकद्दस पर हमले से कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि मिस्र से मुसलमानों के खात्मे के बाद उसके मुकाबले में कोई ऐसी ताकत बाकी न रह जाती जो उसके कदम रोक सकती। हलाकू खान ने मिस्र पहुंचकर ऐन जालूत के मकाम पर लश्कर का पड़ाव किया। ये वो मकाम था जहां हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने जालूत को शिकस्त दी थी। इसी मुनासबत से इस जगह को ऐन जालूत के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पड़ाव डालने के बाद हलाकू खान ने अपने सफीर के हाथ मिस्र के हुक्मरान सुल्तान कतज के नाम एक धमकी आमेज खत लिखा, जिसमें कहा गया, ये उसका फरमान है जो सारी दुनिया का आका है कि अपनी पनागाहें मुनहदिम कर दो, अताअत कबूल कर लो। अगर तुमने ये बात न मानी तो फिर तुमको जो कुछ पेश आएगा वो बुलंदो बाला और जावदानी आसमान के अलावा कोई नहीं जानता। इस खत के जरिए मंगोलों ने मिस्रियों के साथ ऐलान जंग किया था। तातेरी सफीर ये खत लेकर बादशाह के पास आया तो उसने इंतहाई तकब्बुर के साथ ये खत सुल्तान मिस्र के सामने फेंक दिया। ये अंदाज देखकर सुल्तान मिस्र और रुकनुद्दीन बेब्रस की आंखें गुस्से के आलम में सुर्ख हो गई। सुल्तान को खत के मंदरजात पढ़कर सुनाए गए तो सुल्तान ने सफीर से कहा कि हमारा हलाकू खान से कोई झगड़ा नहीं, लिहाजा उसे चाहिए कि हमें हमारे हाल पर छोड़कर वापस चला जाए। इस पर सफीर ने जवाब दिया, तो गोया चाहते हो कि तुम्हारा भी वही हशर किया जाए जो हम तुम्हारे खलीफा का करके आए हैं। जान लो कि हमारे आका की कुव्वत लामहदूद है और दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तातारी सफीर का ये अंदाज देखकर सुल्तान मिस्र आग बगोला हो गया और उसने कहा, इन तातारियों की जुबानें गुद्दी से खींच कर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। हमारी तरफ से खत का जवाब यही है। जब ये मामलात पेश आ रहे थे तो उस वक्त मुसलमानों के लिए एक बाइस रहमत वाकया ये पेश आया कि मंगोलों का बादशाह, जिसे खाकान आजम कहा जाता था, उसका इंतकाल हो गया। ये इत्तला मिलते ही हलाकू खान सारा लश्कर अपने साथ लेकर कराकरम चला गया और पीछे 20,000 की फौज छोड़कर चला गया। उसने अपनी फौज का सालार कुतबाह को मुकर्रर किया और उसे हिदायत की कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक हमला न किया जाए। जैसे ही ये खबर मिस्र पहुंची तो सुल्तान कुत्स और रुकनुद्दीन बेब्रस वहां आ मौजूद हुए। अमली तौर पर अफवाज की कमान रुकनुद्दीन बेब्रस के पास थी। बेब्रस तातारियों के किस्से सुनकर कहा करता था कि वक्त आने दो, हम इन वैश्यों को बता देंगे कि सिर्फ वही लड़ना नहीं जानते बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी गर्दनें दबोच सकते हैं। ऐन जालूत की इस तारीख साज जंग में रुकनुद्दीन बेब्रस ने तातारियों पर उनका अपना तरीका है हर्ब इस्तेमाल किया। उसने अपने चंद दस्ते घाटी में घात लगाकर बिठा दिए। बेब्रस ने इब्तदाई तौर पर पसपाई का अंदाज इख्तियार किया और मंगोल उसकी चाल में आकर घाटी में फंस गए। घात लगाकर फसाना तातारियों का अपना अंदाज जंग था जो रुकनुद्दीन बेब्रस ने खुद उन पर इस्तेमाल किया और माजी की फतूहात के नशे में सरशार कुतबका खान बेब्रस की चाल में आ गया। घाटी में घात लगाए महफूज मिस्री दस्ते ने मंगोलों को तहस नहस कर दिया। मंगोल लश्कर में अबतरी फैल गई और वो दो अतराफ से मुसलमानों में घिर गए। बेब्रस ने मंगोल फौज का कत्लेआम किया और उन्हें इस बुरी तरह से मारा कि तारीख में इससे पहले तातारियों के साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुतबका खान बेब्रस के हाथों गिरफ्तार हुआ और बेब्रस ने उसे कत्ल कर दिया। मंगोल लश्कर मुकम्मल तौर पर कत्ल या गिरफ्तार हो गया था। मकतूल सालार कुतबका खान की लाश की नुमाइश काहिरा की गलियों में तातारी कैदियों के साथ की गई और बाद अज़ां इन कैदियों को भी कत्ल कर दिया गया। ऐन जालूत के मैदान में मंगोलों की शिकस्त की खबरें शाम और फलस्तीन की मंगोल मकबूजात में आग की तरह फैल गई। मुसलमानों ने मंगोल हाकमून के खिलाफ बगावत कर दी और जगह जगह से खबरें आने लगी कि
मुसलमानों ने तातारियों से शहर वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इस तरह देखते ही देखते शाम और फलस्तीन की अक्सर मकबूजात मंगोल तसल्लुत से आजाद हो गईं। इस तरह मंगोलिया से उठने वाली काली आंधी 40 साल तक मजलूम मुसलमानों का खून पीकर 1260 ईस्वी में ऐन जालूत के मैदान में रुकनुद्दीन बेबरस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गई। अगरचे उसके बाद भी तातारियों ने मुसलमानों के इलाकों पर कई हमले किए, मगर उनके नाकाबिले शिकस्त रहने का तासुर खत्म हो गया था और अब मुसलमान हर जगह डट कर उनका मुकाबला करते थे। हिंदुस्तान पर मुसलसल तातारी हमले और खिलजियों का कामयाब दिफा उसकी एक रोशन मिसाल है। खाकान आजम की मौत के मामलात से फारिग होकर हलाकू खान ने दोबारा मिस्र का रुख किया। हलाकू खान चंगेज खान का पोता था। जब वो रास्ते में था तो उसका सामना चंगेज खान के दूसरे पोते बरका खान से हुआ, जो कि जूची खान का बेटा था और एक सूफी बुजुर्ग शेख सैफुद्दीन के हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुका था। हलाकू खान और बरका के लश्करों में मुठभीड़ हुई और बरका ने हलाकू को शिकस्त फाश से दोचार कर दिया। इस शिकस्त के बाद हलाकू मिस्र को फतह करने का इरादा तर्क करके वापस चला गया और उसी सदमे में इंतकाल कर गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।